जो आपका पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये चैप्टर उस टाइम का है कि जब 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे इंडिया ने अपनी जो कंट्री है उसको डेवलप करने के लिए। इसका पहला टॉपिक है चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। सबसे पहली ही प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जो हेड ऑफ मुस्लिम लीग थे जिनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक रिप्रेजेंट किया था एक थ्योरी को जिसका नाम है टू नेशन थ्योरी। बेसिकली उनका ये मानना था कि जो इंडिया है उसमें एक रिलीजन नहीं है, उसमें दो रिलीजन है, एक है हिंदू और एक है मुस्लिम। इनका मानना था कि हम उनको एक अलग कंट्री बना के दी जाए जो कि सिर्फ मुस्लिम्स की हो और उसका नाम पाकिस्तान हो, और हमारी कंट्री जो इंडिया है उसमें सिर्फ हिंदू हो। बेसिकली जो एक नेशन है उसे दो नेशन में डाल दिया जाए, जो एक नेशन हो हिंदू का और एक नेशन हो मुस्लिम्स का। ऐसा उनकी थ्योरी थी, ऐसा उन्होंने कहा था। ये आपकी बुक का ही स्क्रीनशॉट है। एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया ने इंडिपेंडेंस ली और जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, बेसिकली फ्री इंडिया के, बिकॉज पहले तो ब्रिटिश के अंडर थे, ब्रिटिशर्स के अंडर थे, राइट। जब इंडिया फ्री हो गया तब जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दी, उनकी फेमस स्पीच जिसका नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। मेन उनका फोकस था कि कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए इस कंट्री में, एंड ये कंट्री विल बी रन फॉर गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप। अब हम उन तीन चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से तीन चैलेंजेस थे जो इंडिया ने उस टाइम पे फेस किए थे। सबसे पहला है टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया इट इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज़, राइट। यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर है उनका, डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं। इस वजह से बहुत डिफ़िकल्ट था कि एक ऐसी कंट्री बनाना जहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, उनको एक यूनाइटेड करके रखना, उनको एक जगह यूनिटी के साथ रहना। सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि एक नेशन बनाना दैट वाज यूनाइटेड। चैलेंज है इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, यानी कि संविधान जब हमने बनाया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो हमने बना दिया और उसमें बोल दिया कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, लेकिन उसको एक्चुअल में लागू भी तो करना होता है ना। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई एक बुक लिख दी, यानी कि एक संविधान लिख दे कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक होगी, लेकिन उस मेन चैलेंज ये था कि उसको एक्चुअल में डेमोक्रेटिक बनाना। बेसिकली द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उस चीज़ को एक्चुअल में लागू करना। देन लास्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इरेडिक्शन ऑफ पावर्टी, यानी कि डेवलपमेंट करना इकोनॉमिकली और गरीबी को जड़ से हटा देना। ये थर्ड चैलेंज था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया आज़ाद हुआ था और ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बिल्कुल ही बहुत कंगाल कर दिया था हम सबको, मतलब सारा पैसा लूट के चले गए थे। उस टाइम पे ये गरीबी को हटाना बहुत मुश्किल था, तो ये एक चैलेंज था। टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली फॉर सम सेक्शन, कि भाई कुछ लोग तो अमीर है और कुछ लोग गरीब, ऐसा ना हो, सभी लोगों का डेवलपमेंट हो। अब आता है, अब भाई ये डिसाइड हो गया कि ठीक है भाई पार्टीशन होगा, दो कंट्रीज बन जाएंगी, लेकिन अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या था पार्टीशन का। ये डिसाइड हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि जिस एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं वो एरिया पाकिस्तान के अंदर चला जाएगा और बाकी के जो एरिया हैं वो इंडिया में ही रहेंगे। तो जैसे कि हम मैप में देख सकते हैं, ये वैसे मैप आज का मैप है, ये उस टाइम का मैप नहीं है, लेकिन एक आइडिया हम ले सकते हैं। ऐसा देखा गया जैसे ये वाला पार्ट पहले इंडिया के अंडर ही था, तो ये देखा गया कि इस वाले पार्ट में ज़्यादा मुस्लिम्स है, तो इस वाले पार्ट को पाकिस्तान में डाल दिया गया। और यहाँ पे ये वाला जो अब बांग्लादेश है, वो पहले बांग्लादेश नहीं था, वो पहले पाकिस्तान का ही पार्ट कर दिया गया, क्योंकि इस वाले पार्ट में भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे इसलिए। बेसिकली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पाकिस्तान के नाम हो गया और बाकी के जो बीच का पार्ट है वो इंडिया रहा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स इन द प्रोसेस ऑफ
पार्टीशन, यानी कि एक अच्छी खासी बड़ी कंट्री का पार्टीशन होगा तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि कोई भी सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी की, यानी कि डिसाइड तो हो गया था कि जैसे कि हमारी कंट्री है, अब जिस जिस एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा होंगे वो एरिया चला जाएगा पाकिस्तान के पास, जिसमें हिंदू ज़्यादा होंगे वो एरिया चला जाएगा इंडिया के पास। सो ऐसा तो डिसाइड हो गया था, एक सिंगल बेल्ट नहीं थी जहाँ पे इजीली हम डिवाइड कर पाए। और दो एरियाज ऐसे निकल के आए थे, एक तो वेस्ट में और एक ईस्ट में, जहाँ पे मुस्लिम्स ज़्यादा मेजॉरिटी में थे। मतलब कि अगर हम मैप में देखें, सो आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया का जो डिवीजन है वो एक सीधी लाइन में नहीं हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे से जा रहा है, यानी कि जितने एरियाज़ में मुस्लिम ज़्यादा थे वो चला गया पाकिस्तान के पास। अब जैसे ये वाला एरिया, अगर हम इस वाले एरिया पे ध्यान से देखेंगे तो ये वाले यहाँ वाली जगह पे हिंदू ज़्यादा होंगे, इस वजह से ये इंडिया के अंदर आ गया। और ये वाली जो एरिया है, अगर हम यहाँ ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो इस वाली जगह पे, ये वाला जो एरिया है अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो इस वाली जगह पे मुस्लिम ज़्यादा होंगे तो ये पाकिस्तान के पास चला गया। बेसिकली एक सिंगल बेल्ट नहीं थी जिसको इजीली डिवाइड कर दिया जाए, कुछ ऐसे से एरियाज़ निकल रहे थे जिसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था। दूसरी प्रॉब्लम ये आई थी कि एक एरिया ऐसा था, यानी कि वेस्ट में जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स थे, और एक था ईस्ट में जहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम थे। इस वजह से ईस्ट वाला और वेस्ट वाला पाकिस्तान के पास चला गया और जो बीच में है ये रह गया हमारे पास इंडिया। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी है वो सभी लोग नहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान में जाएं, वो नहीं चाहते थे कि जो पार्टीशन है वो हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे खान अब्दुल गफर खान, ये जो है इनको फॉरेंटियर गांधी भी कहते थे, एंड ही वॉज द लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न फॉरेंटियर प्रोविंस। ये नहीं चाहते थे कि ये जो टू नेशन थ्योरी है वो अप्लाई हो इंडिया पे। देन थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिश इंडिया जो 1947 से पहले वाले इंडिया को हम ब्रिटिश इंडिया कहेंगे। सो ब्रिटिश इंडिया के जो बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, कौन से, पंजाब एंड बंगाल, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स लोग भी देखने को मिलेंगे। सो उसमें डिवीजन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। देन नेक्स्ट है लैक्स ऑफ हिंदू एंड सिख वर इन द एरिया that were now in Pakistan, and equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent in Delhi and surrounding areas found themselves trapped। यानी कि मतलब कि जो हिंदू और जो सिख यहाँ रहते थे और जो मुस्लिम्स यहाँ रहते थे, जब पार्टीशन हुआ तो उनको पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ा मुस्लिम्स को, और हिंदू एंड सिख्स को इंडिया आना पड़ा। सो इस वजह से जो भी उनकी ज़िंदगी भर की कमाई है, जमा पूंजी है, जो उन्होंने मकान बनाए हैं, उनका जो कारोबार है, ये सारी चीज़ें छोड़ के उन्हें अब दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सो अब हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंसेज मतलब क्या परिणाम आए, क्या रिजल्ट आए, जब पार्टीशन हो गया तो उसके बाद क्या परिणाम निकले। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि कॉम्युनल राइट्स होने शुरू हो गए। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो पार्टीशन था ये अनप्लान था, मतलब इसकी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि काफ़ी सालों से प्लानिंग वगैरह चल रही थी, नहीं, ये बहुत सडनली हुआ था। सो इस वजह से इन नेम ऑफ रिलीजन लोग बाग क्या कर रहे थे, एक कम्युनिटी जो है वो दूसरी कम्युनिटी को मार रही थी, जान से किडनैप कर रहे थे। स्पेशली कुछ सिटीज़ हैं जैसे कि लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता, ये सिटीज़ डिवाइड हो गई थी कम्युनल जोन्स में। मतलब कि जो मुस्लिम्स थे वो अवॉइड कर रहे थे उस जगह जाने के लिए जहाँ पे हिंदूज़ और सिख रहते हैं, और इसी तरीके से जो हिंदू और सिख थे वो अवॉइड कर रहे थे उस जगह जाने में जहाँ पे मुस्लिम्स रहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है इट वॉज पेनफुल माइग्रेशन। पेनफुल माइग्रेशन क्यों था, क्योंकि खुद आप इमेजिन करें किसी एक एरिया में कोई, हम सालों से रह रहे हैं, हमारी फैमिली है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, और एक रात के नोटिस में हमें बोल दिया कि उस एरिया को छोड़ के दूसरी जगह चल जाओ, आपका ये देश दूसरा देश बन गया है। सो ये कितना पेनफुल रहेगा किसी के लिए भी। और मूवीज़ हैं कुछ, कई सारी मूवीज़ बनी हुई है जैसे कि
गदर हो गई और भारत, ये सारी कुछ मूवीज़ हैं जिसमें बताया हुआ है कि माइग्रेशन के टाइम पे कैसे लोग शिफ्ट हो रहे थे, उनको अपनी फैमिलीज़, कारोबार, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा था, उनके जो रिलेटिव्स वगैरह, पड़ोसी, ये सारी चीज़ें छोड़ के जानी पड़ रही थी। सो बेसिकली इट वाज वेरी पेनफुल माइग्रेशन। काफ़ी जो गर्ल्स थी, स्पेशली गर्ल्स के ऊपर, क्योंकि उनको किडनैप कर लिया जाता था और जो भी किडनैपर्स हैं उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराते थे अपने रिलीजन में और उन्हें फोर्सफुली शादी करवा देते थे। काफ़ी सारे जो बच्चे थे दे वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड जो लोग दूसरी जगह शिफ्ट हुए उनके पास अगर इतना पैसा नहीं है कि वो नए दोबारा से घर बना पाएँ या फिर किसी जगह रह पाएँ, तो उन्हें रेफ्यूजी कैंप्स में रखा जाता था काफ़ी सालों तक के लिए। देन नेक्स्ट है राइटर्स एंड पोइट्स। सो यहाँ पे गलती से ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस लिखा हुआ है, ये पॉइंट नहीं आएगा। इसकी जगह पॉइंट आएगा कि जो राइटर्स एंड पोइट्स थे और जितने भी फिल्म मेकर्स थे, दोनों जगह, इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों ही जगह, दोनों ही कंट्रीज़ के जो थे, तो उन्होंने एक्सप्रेस किया था, बताया था कि उस टाइम पे कैसे लोगों को कितना सफ़र करना पड़ा था और उन्होंने अपनी स्टोरीज़ में, नॉवेल्स में, पोएम्स में, फिल्म्स में ये बताने की कोशिश की है। एंड उस पार्टीशन को उन्होंने नाम किया था डिवीजन ऑफ हार्ट्स, बिकॉज ये बंटवारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों का ही बंटवारा है, जैसे कि मैंने बताया कि इट वॉज वेरी पेनफुल माइग्रेशन, सो इट वॉज डिवीजन ऑफ हार्ट। देन नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस था डिफ़िकल्टीज इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। अब क्या है, ऐसा तो है नहीं कि भाई ये एक कंट्री है, इसको डिवाइड कर दिया, अब ये इतनी ज़मीन चली गई पाकिस्तान के पास, इतनी ज़मीन चली गई इंडिया के पास। इतना इजी तो था नहीं, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी इसका भी डिवीजन करना था। यानी कि जो छोटी चीज़ें जैसे कि फाइनेंशियल एसेट्स हो गया, इनफैक्ट टेबल, चेयर, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं पुलिस बैंड के, ये सब चीज़ें भी डिवाइड करनी थी। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, रेलवेज, इनको भी डिवाइड करना था। सो दे वर ऑल्सो डिवाइडेड। फिर एक और कॉन्सिक्वेंस आया, एक और रिजल्ट निकला कि अब भाई पार्टीशन तो हो गया, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स है वो कहाँ जाएंगी। हालांकि इस प्रॉब्लम को अभी हम और डिटेल में अलग से टॉपिक में कवर करेंगे, लेकिन इस वाले सब हेडिंग्स में आप इसमें मोटा मोटा बता देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी। बेसिकली ब्रिटिश इंडिया जो थी वो उन्होंने जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा महाराजा जहाँ रहते हैं, उनको बोल दिया था कि भाई आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इंडिया में शिफ्ट हो जाओ, आप चाहो तो इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाओ, या फिर आप पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाओ, या तो आप इंडिपेंडेंट रहो, आपकी मर्जी है। सो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ये प्रॉब्लम क्या थी, कैसे थी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में कवर करेंगे। सो अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो प्रिंसली स्टेट जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, प्रिंसली स्टेट्स होते हैं जो कि राजा महाराजा जहाँ रहते थे, ठीक है। सो अब ब्रिटिश इंडिया जो था, ब्रिटिश इंडिया जैसे कि मैंने बताया कि 1947 से पहले वाले इंडिया को हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। सो जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा था। एक तो था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और एक था प्रिंसली स्टेट्स। सो ये जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं, ये कौन से इनके अंदर कौन से एरियाज आते थे जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रूल करती है। मतलब जो भी चीज़ें हैं देखनी वगैरह, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ही देखती है सारी चीज़ें। लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे जो राजा महाराजा रहते थे और उनको थोड़ा बहुत फ्रीडम दिया जाता था। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही फ्रीडम दिया जाता था, नहीं, ब्रिटिशर्स बहुत तेज़ थे, उन पे भी दबाव रहता था, लेकिन थोड़ा बहुत उनको फ्रीडम दिया जाता था। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो कि ये जितना भी येलो एरिया है ये ब्रिटिश इंडिया के अंडर आता था। जैसे कि यहाँ पे स्केल दे रखा है, ये जितना भी है येलो कलर का एरिया ये आता था ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और जितना भी ये ब्लू कलर का एरिया है ये प्रिंसली स्टेट्स के थे। और तो अब प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम थी क्या। सो बेसिकली मैंने जैसे कि बताया कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोल दिया था जितने भी ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो भी जितने भी एरिया है, इनकी मर्जी है या तो ज्वाइन हो जाए इंडिया के साथ, या तो फिर ज्वाइन हो जाए पाकिस्तान के साथ, या तो भाई मर्जी है ऐसी इंडिपेंडेंट रहे। सो अब जो हमारी गवर्नमेंट थी उसके आगे ये प्रॉब्लम आई कि भाई ऐसे तो इंडिया के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। जैसे कि आप मैप में देख ही रहे हैं कि कितना सारा एरिया है जो कि ब्लू कलर का है, और ये ब्लू वाला एरिया कौन सा है, जो प्रिंसली स्टेट के अंदर आता है, यानी कि जो राजा महाराजाओं का है। सो भाई अब इंडिया के तो ऐसे बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। और कुछ रूलर्स ऐसे थे जैसे कि त्रावणकोर, जो यहाँ पे उनका जो किंगडम है वो यहाँ पड़ता था, और जैसे कि निज़ाम
ऑफ हैदराबाद, जिनका किंगडम यहाँ पे पड़ता था। सो इन्होंने डिसाइड किया था कि इंडिपेंडेंट होंगे, नहीं मतलब इनको इंडिया के साथ नहीं जुड़ना, बिकॉज ये ना, क्योंकि इंडिया जो था वो डेमोक्रेटिक बनना जा रहा था। डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे भाई लोगों का वो होता है, लोग चूज करते हैं, इलेक्शन वगैरह होते हैं। सो इन्होंने ये सोचा, यहाँ पे जो राजा महाराजा थे, इन्होंने ये सोचा कि भाई अगर हम इनके साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो हमारी वैल्यू कहाँ रहेगी, है ना। तो इन्होंने ये सोचा कि अब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें ना इंडिया के साथ ज्वाइन होना है, ना हमें पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना है। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इंडियन गवर्नमेंट के सामने।